आपके साथ मैं हूं जयप्रकाश शर्मा और आप देख रहे हैं जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। जी हां, जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर हम यूपी मांगे उत्तर लेकर अपना खास कार्यक्रम हाजिर हो चुके हैं और आज यूपी मांगे उत्तर सीधे ताज नगरी या यूं कहें मोहब्बत नगरी आगरा से है। लेकिन आज हम ताज नगरी आगरा से बात करेंगे जाति की। जी हां, जाति को लेकर जिस तरह सियासत हो रही है आज उस मुद्दे पर बात होगी। जी हां, एक कहावत है, पूछ लीजिए जाति ना पूछिए साधु की, पूछ लीजिए साधु का ज्ञान। ये लाइन आपने सुना होगा, ये संत कबीरदास ने कही थी ये लाइनें। लेकिन यहाँ राजनीति में अब कुछ उलट हो गया है। जिस तरह जाति के नाम पर सियासत हो रही है, अब ये कहा जा रहा है कि पूछ लीजिए जाति नेताजी की, बाकी छोड़ दीजिए काम। जी हाँ, बाकी कामों को छोड़ दीजिए, नेताजी की जाति पूछ लीजिए और वोट दीजिए उनको जो ले जाति का नाम। उत्तर प्रदेश की राजनीति में अमूमन आप देख रहे हैं कि लोकसभा चुनाव में यही देखने को मिल रहा है और हर सियासत दल ने, हर राजनीतिक दल ने कास्ट फैक्टर को साधने की कोशिश की है। यानी जो उम्मीदवारों के सिलेक्शन की बात हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, बीएसपी हो या बीजेपी हो, कास्ट फैक्टर को साधने की कोशिश की है। जितने भी उम्मीदवार उतारे हैं वो जातीय समीकरण को साधने के हिसाब से सभी दलों ने अपने अपने उम्मीदवार मैदान में उतारे। यानी हर जगह जाति की बात हो रही है। काम के बात पर, विकास के नाम पर कोई वोट नहीं मांग रहा है, जातीय समीकरण के मुद्दे पर चर्चा हो रही है। और हैरानी इस बात की है कि अगर आप अमूमन फील्ड में रहेंगे, जैसे मैं फील्ड में रहता हूँ और लोगों से बात करता हूँ, तो वो एक बात कहते हैं, कुर्मी इधर चला जाएगा, ब्राह्मण उधर चला जाएगा, क्षत्रिय इधर चला जाएगा, मुस्लिम उसको देगा, यादव उसको देगा। यानी हर जगह चाहे वो नेताओं की बात हो या जनता की बात हो, सिर्फ और सिर्फ जाति की बात हो रही है। आज यूपी मांगे उत्तर में यही बात हम करने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले आप एक रिपोर्ट देखिएगा, फिर हमारे साथ मेहमान भी जुड़ेंगे। संत रविदास कह गए थे, जन्म जात मत पूछिए, का जात अरूपात, रैदास पूत सब प्रभु के, कोई नहीं जात कुजात। यानी किसी की जाति नहीं पूछनी चाहिए, क्योंकि संसार में सब ईश्वर की संतान हैं। कोई जाति छोटी या बड़ी नहीं है, लेकिन राजनीति अपनी सुविधा से चलती है। यूपी में जाति से मिलेगी जीत, भूले विकास, सिर्फ जात पात की बात। 2024 में धर्म जाति के नाम पर वोट। वैसे तो ये कहा जाता है कि विकास के नाम पर ही वोट मिलते हैं, लेकिन लगता है कि राजनीतिक दलों को विकास नहीं बल्कि जाति ही जीत की गारंटी लग रही है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बीजेपी हो या समाजवादी पार्टी या बीएसपी, सभी अलग अलग जातियों को लुभाने की कोशिश में जुटे हैं। तीसरे चरण के लिए आज वोटिंग खत्म हो गई है, लेकिन अब के चुनाव जाति और धर्म के इर्द गिर्द ही घूमती दिख रही है। उत्तर प्रदेश को जातियों का खोलता हुआ कुंड कहा जाता है। यही वजह है कि सभी राजनीतिक दल जाति पाति के हिसाब से उम्मीदवारों का चयन कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ब्राह्मण, क्षत्रिय, कुर्मी, लोध और जाट समीकरण को धार देने में जुटी है। उसी तरह समाजवादी पार्टी इस बार अपनी रणनीति में फेरबदल करते हुए मुसलमानों और यादवों को कम टिकट दे करके पिछड़ी जातियों को ज्यादा टिकट देने की कोशिश की है। उत्तर प्रदेश की सियासत पूरी तरह से ओबीसी के इर्द गिर्द सिमट गई है। पिछड़ा वर्ग में सबसे बड़ी आबादी यादव वोटर है, जिसके दम पर मुलायम सिंह यादव 3 बार और उनके बेटे अखिलेश यादव 1 बार सीएम बने। सपा ने लोकसभा चुनाव में पहली बार सैफई परिवार के बाहर के किसी यादव को टिकट नहीं दिया। सपा ने यादव समुदाय से 5 प्रत्याशी उतारे हैं और सभी मुलायम परिवार से हैं, जबकि बीजेपी ने सिर्फ दिनेश लाल यादव निरहुआ को टिकट दिया है। सपा के बराबर ही बीएसपी प्रमुख मायावती ने यादव प्रत्याशी दिए हैं। वहीं बीजेपी ने सबसे ज्यादा टिकट ब्राह्मणों, ठाकुरों को दिए हैं। तो सपा ने ओबीसी कार्ड खेला है, जबकि बीएसपी ने मुस्लिम ब्राह्मण कार्ड खेलकर बीजेपी और सपा की परेशानी बढ़ा दी है। कुल मिलाकर कोई भी सियासी दल जात पात की राजनीति में पीछे नहीं है। सभी पार्टियों के लिए धर्म और जाति सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती जा रही है। लेकिन जनता जमीनी स्तर का काम और विकास देखकर वोट देगी या जाति देखकर, ये तो 2024 के चुनावी नतीजे ही बताएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो देखिए, आपने रिपोर्ट तो देख ली, लेकिन अब आपको बताते हैं कि यूपी में कास्ट फैक्टर कितने मायने रखता है। जी हाँ, क्योंकि राजनीति के नजरिए से आप देखें तो कास्ट फैक्टर बहुत चलता है। बिना मतलब कि राजनीति कास्ट ये अधूरा रहता है। अब आपको दिखाते हैं कि कैसे वोटों का असर पड़ता है। ओबीसी की बात करते हैं। ओबीसी वोट बैंक बहुत ठीक ठाक है, 41% के आसपास वोट है।
लेकिन कितनी विधानसभा सीटों पर यह असर डालता है हम दर्शकों को दिखाना चाह रहे हैं। 145 विधानसभा सीट पर ओबीसी वोट जो 41.5% है वो 145 विधानसभा सीटों पर असर डालता है। इसके अलावा दलित वोट की बात करते हैं। दलित वोट यूपी के अंदर 21% के आसपास है और 60 विधानसभा सीटों पर इसका असर है। तो 60 विधानसभा सीटों पर सीधे सीधे असर है। अब बात करते हैं हम ब्राह्मण वोटरों की। 20% के आसपास ब्राह्मण वोटर है यूपी के अंदर, 60 विधानसभा सीटों पर असर डालता है। ये महत्वपूर्ण जानकारी आपको दे रहे हैं कि जो ब्राह्मण वोट है वो 60 विधानसभा सीटों पर असर डालता है। इसके अलावा हम राजपूत वोटरों की बात करते हैं। 15% है यूपी के अंदर, 15% वोटर है, लेकिन 85 विधानसभा सीटों पर राजपूत जो वोटर है उनका असर होता है, क्षत्रिय वोटरों का असर होता है, यानी हारने और जीतने में अहम भूमिका होती है। तो इसीलिए कहीं ना कहीं जातियों को साधने की कोशिश होती है राजनीतिक दलों की। चलिए आज के अब अहम सवाल जिस पर हम चर्चा करेंगे, जिसके इर्द गिर्द आज हमारी ये चर्चा होने जा रही है, तो जाति के दाव का कितना कामयाब, जो जाति का दाव चला जा रहा है वो कितना कामयाब होगा इस चुनाव में, एक महत्वपूर्ण हमारा सवाल है। दूसरा महत्वपूर्ण सवाल है जाति की बैसाखी जीत का साथी, यानी जाति के सहारे क्या जीत की गारंटी होती है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। तीसरा हमारा महत्वपूर्ण सवाल है राष्ट्रवाद पर भारी जातिवाद, राष्ट्रवाद पर भारी जातिवाद। अगर हम बात करें राजनीति में जात पात रिटर्न्स, यानी जिस तरह नेता बार बार जाति पात ग्राउंड पर जो चर्चाएं होती है, तो क्या जाति पाति के नाम पर ही चुनाव होंगे भविष्य में भी और अब जो हो रहे। एक और महत्वपूर्ण सवाल, चुनाव में सिर्फ जात पात की बात क्यों होती है, ये एक हमारा महत्वपूर्ण सवाल है कि चुनाव में जात पात की ही बात क्यों होती है। तो आपको बता दें हमारे साथ कई खास मेहमान हैं, मैं जल्दी से अपने मेहमानों का परिचय करा देता हूं। जो अब हमारे साथ मेहमान जुड़ गए हमारे साथ, आपको बता दें प्रमोद मिश्रा है बीजेपी की तरफ से। प्रमोद जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ आपको बता दें संदीप श्रीवास्तव हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ गए। हमारे साथ संदीप जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। रत्नाकर सिंह कांग्रेस की तरफ से जुड़ेंगे और तारिक साहब सपा की तरफ से जुड़ेंगे। जैसे ही वो चर्चा में जुड़ेंगे उनको शामिल करेंगे। संदीप साहब, चर्चा की शुरुआत में आपसे करूँगा। सर, आपको लग रहा है कि राष्ट्रवाद, विकास का मुद्दा या और सारे मुद्दे हैं वो कहीं ना जाति के आगे बोने साबित होते हैं? मैं अपना उदाहरण आपको देता हूं सर। जब मैं ग्राउंड पर जाता हूं, कोई कहता है विकास के नाम पर वोट देंगे, मोदी के नाम पर देंगे, योगी के नाम पर वोट देंगे, लेकिन सर आपको लग रहा है, लेकिन जब मैं पत्रकारों के बीच या कुछ ग्राउंड पर 10-20 लोगों के साथ बैठता हूं तो वो कास्ट फैक्टर समझाने लगते हैं कि भैया देखिए यहाँ इतना वोटर है, ये इस उम्मीदवार के साथ चला जाएगा, ये इसको उम्मीदवार के साथ चला जाएगा और ये ऐसे हार जीत का समीकरण बनेगा। वाकई में जात कास्ट फैक्टर इतना मायने रखता है यूपी की राजनीति के नजरिए से? संदीप जी। ये देखिए जयप्रकाश जी, जात का फैक्टर मायने रखता है, लेकिन जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में बीजेपी के जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं और जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने पूरे देश में जन आकांक्षा से जो अपेक्षाएं थी, जो योजनाएं थी, चाहे वो दलित हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे वो किसी भी जाति धर्म संप्रदाय का व्यक्ति हो, उस व्यक्ति के हाथ में वो सारी सुविधाएं मिली हैं, वो सारी सुविधाएं उसको पहुंची हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो चुनाव है, हो सकता है कि राजनीतिक दल मानते हो कि इसमें जाति बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस बार का जो चुनाव है, हो सकता है कुछ जैसे आज जो तीसरे चरण का चुनाव है उसको कहा जा रहा है कि इस तरीके से ये यादव लैंड का चुनाव है, इसमें बेसिकली जो महत्वपूर्ण वोटर हैं वो ओबीसी में यादव जो हैं वो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेंगे। लेकिन जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार ने काम किया है और जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ का एक तरीके से फिगर है, तो मुझे नहीं लग रहा है कि इस बार ये फैक्टर बहुत ज़्यादा इफेक्टिव पड़ेगा। लेकिन जिस तरीके से मतदाता उदासीन है वो कहीं ना कहीं चिंता का विषय है, लेकिन मुझे नहीं लग रहा है कि उसके बाद भी बीजेपी के लिए बहुत चुनौती है, क्योंकि इंडिया गठबंधन में जिस तरीके से लगातार खींचतान चल रही थी प्रत्याशियों को लेकर, उसके बाद जिस तरीके से वो लगातार कैंडिडेट को लेकर उनके आपस में, आज इनको दिया गया, कल उनके बेटे को दे दिया गया, परसों उनको दिया गया, तो मुझे लगता है कि जो स्ट्रेटेजी की बात की जाए, अगर जिस तरीके से बीजेपी ने मैकेनिज्म बूथ को जैसे उन्होंने मैनेज किया है, मुझे लगता है कि उस मामले में बीजेपी का फिलहाल मुझे लगता है कोई सानी है। देखिए चुनौती तो देखिए विपक्ष दे ही रहा है, लेकिन अगर इंडिया गठबंधन की बात की जाए और एनडीए में यूपी में अगर बीजेपी की बात की जाए, तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद अभी थोड़ी सी दूरी मुझे लगता है ज्यादा दिखाई पड़ रही है।
प्रयास विपक्ष जरूर कर रहा है। समाजवादी पार्टी एक महत्वपूर्ण पार्टी उत्तर प्रदेश में मुख्य विपक्षी दल है, लेकिन वो यही है कि वो किस नाम पे, किस बात पे वो जनता को प्रभावित करना चाहते हैं, क्या जनता उनकी बातों को सुनना चाहती है, या मैं लौटूंगा मोदी की गारंटी है, या योगी का जो प्रमोद मिश्रा जी, कास्ट कितना बड़ा फैक्टर है बीजेपी के नजरिए से? प्रमोद जी मानते हैं कि वाकई में जातिगत समीकरणों को साधना पड़ता है? अगर आप ग्राउंड पे काम करेंगे, आपको उम्मीदवार का सिलेक्शन करना है, तो ये बहुत मायने रखता है एक राजनीतिक पार्टी के लिए। ये तीसरे चरण का चुनाव भी बीजेपी के लिए कहीं से भी मुझे बहुत परेशानी प्रमोद जी से मेरा सवाल मतदाता उदासीन है, लेकिन मुझे संदीप जी मैं लौटूंगा आपके पास। बीजेपी के पक्ष में इस बार मतदान होगा। ठीक है संदीप जी मैं लौट रहा हूँ। प्रमोद जी से एक रिएक्शन था मेरा। प्रमोद जी। जी नमस्कार सभी को। प्रमोद देखिए एक जी मेरी आवाज आ रही है ना? जी बिल्कुल बिल्कुल आप रखें। हाँ ठीक। देखिए प्रमोद जी रखिए आप अपनी बात, हम सुन पा रहे हैं। कभी ये समय हुआ करते थे, आपको मैं थोड़ा सा अगर पूर्व में ले चलूं तो कभी तो कहा जाता था कि भारतीय जनता पार्टी के ऊपर ये कहा जाता था कि ये इनकी पार्टी है, ये इन पक्षों की पार्टी है। 2014 के बाद लगातार निरंतर 2014 के चुनाव हो, आम चुनाव हो, प्रदेशों के चुनाव हो, 2017 का चुनाव हो, 2019 का चुनाव हो, 2022 का चुनाव हो, एक बड़ा वर्ग इस तरह के समीकरणों को उसने झुठला दिया। लोग ये ठीक है कि जातीय समीकरणों के आधार पर कभी कभी प्रत्याशियों का चुनाव किया जाता है, लेकिन अभी आपने चुनावों से पूर्व इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का एक वक्तव्य सुना। जाति है लाभार्थियों, जाति है ज्ञान, और ज्ञान का क्या मतलब है? गरीब, युवा, अन्नदाता, नारी। हमने उसको ज्ञान में पद से परिभाषित कर दी। जैसा अभी आपने शुरू में भी कहा था, जाति न पूछे साधु की। तो देखिए एक बड़ा वर्ग जिसको सरकारी सरकार के द्वारा संचालित सुविधाओं का, वो जी ठीक है आप कह रहे हैं कि देखिए हम सबका साथ सबके विकास की बात करें प्रमोद मिश्रा जी, लेकिन आपको नहीं लग रहा कई सीटें ऐसी हैं यूपी के अंदर जहां कास्ट फैक्टर मायने है और जहां आप जीत ही नहीं सकते? कहीं एमवाई फैक्टर चल जाता है, कहीं मुस्लिम वोटरों की तादाद ज्यादा है तो वहां मुस्लिम उम्मीदवार आसानी से जीत लेता है। वो बहुत सीटों पर अगर आप विश्लेषण करेंगे और देखेंगे तो जाति महत्वपूर्ण हो जाती है। नहीं, महत्वपूर्ण हो जाती है, लेकिन वही महत्वपूर्ण हो जाती है ऐसा नहीं है। अगर आप आज तीसरे फेज के चुनावों की बात करें और पिछले चुनावों के परिणाम की बात करें तो कहीं पर भी हम 45 से लगभग 60% तक हमको वोट मिले। तो हमें सभी वर्गों का, जैसा हमने कहा, सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, ये जो हमने एक नारा दिया, और नारा नहीं जिसको हमने अंगीकार किया और जिसको लोगों ने बृहद रूप में देश की जनता ने स्वीकार किया है, तो हमें हर वर्ग का, हर वर्ण का हमें समर्थन प्राप्त है, विश्वास प्राप्त है। ठीक है कि समीकरणों के आधार पर कभी प्रत्याशियों का चुनाव किया जाता है, लेकिन वह एक वही एक महत्वपूर्ण पैरामीटर है, ऐसा अब नहीं रह गया है। अब देश के चुनाव में देश की जनता, प्रबुद्ध जनता पूरी तरह से जागृत है। उसको ये पता है कि हमें किसके साथ जाना है, किसके पास नीति है, किसके पास नीयत है, किसके पास नेता है, किसके पास नेतृत्व है, किसके पास कमिटमेंट है काम करने का, किसके पास गारंटी है और किसका गारंटी पूरी करने की गारंटी है, तो वो उसके साथ जाता है। नहीं, वो ठीक है आप कह रहे हैं, लेकिन सर बार बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये नहीं कहना पड़ता कि देखिए हम आरक्षण खत्म नहीं हो देंगे, ओबीसी का आरक्षण चाहे कुछ भी हो जाए, जब तक देखिए वो सामाजिक आरक्षण खत्म नहीं हो देंगे, और वो आप पर आरोप नहीं लगाते, वो एक जरूरी है क्योंकि हाँ देखिए वो सामाजिक उत्थान का विषय है, वो भी प्रधानमंत्री जी ने अपने वक्तव्य में कहा है और संविधान सभा में भी इस पर निर्णय हुआ है। तो जो पिछड़े रह गए उनको आगे ले जाने का तो हमारा समग्र समाज की एक नैतिक जिम्मेदारी है, सामाजिक जिम्मेदारी, तो उस आधार पर है ये। लेकिन ठीक है मैं लौटूंगा रत्नाकर सिंह जी। रत्नाकर सिंह जुड़ गए, कांग्रेस के प्रवक्ता। रत्नाकर सिंह जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। राज जी चलिए, कुमार निषाद जी जुड़े हैं हमारे साथ, कांग्रेस के। आपको बता दें कुमार सिंह निषाद है कांग्रेस के प्रवक्ता, वो हमारे साथ जुड़े हैं, रत्नाकर जी नहीं है। कुमार निषाद जी, चर्चा हम कर रहे हैं जातिगत को लेकर। जाति कितनी महत्वपूर्ण है सर कांग्रेस के लिए?
देखिए, जाति बहुत महत्वपूर्ण है भारतीय जनता पार्टी के लिए, और यह बताया माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने जब उत्तर प्रदेश में वो आते हैं 2014 का चुनाव लड़ने के लिए, तो उत्तर प्रदेश के कोने कोने में जाकर कहते हैं कि मैं पिछड़ी जाति का बेटा हूं, मैंने पिछड़ी जाति की मां के पेट से जन्म लिया है और मेरे ऊपर उत्पीड़न हो रहे हैं वो पिछड़ी जाति के कारण हो रहे हैं। हालांकि गुजरात में कोई नहीं जानता कि वो पिछड़ी जाति के हैं कि अगड़ी जाति के हैं। जाति का महत्व सर आपके लिए जरूर नहीं है, तो आपके लिए जाति जनगणना की मांग क्यों कर रहे हैं? फिर राहुल गांधी क्यों कह रहे हैं हम जातीय जनगणना की करेंगे, आते हम देखेंगे किसको क्या मिल रहा है क्या। हाँ, जाति का जो महत्व वो समझना होगा। कभी कांग्रेस पार्टी ने अमुक अमुक जाति के नाम से सम्मेलन नहीं किए। जाति के सम्मेलन करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। यह अपने तरीके से पेश करने की कोशिश करते हैं। जब हंसते हैं तो कह देते हैं कि सामाजिक उत्थान का विषय है, और जब ये सरकार चलाते हैं तो उसी सामाजिक उत्थान के अंतर्गत पिछड़ी जातियों की जो भर्तियां हैं उनमें कटौती करने का काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी इस देश को गुमराह कर रही है, मोदी जी इस देश को गुमराह कर रहे हैं। और जाति का महत्व तब सामने आता है जब भारतीय जनता पार्टी के नेता कहते हैं कि हमको 400 पार सीटें चाहिए, क्योंकि इस देश से हमको संविधान को बदलना है और आरक्षण को खत्म करना है। लेकिन हमारा ये मानना है, कांग्रेस पार्टी ये मानती है और हम बहुत लंबे समय से कहते आए कि इस देश में जातिगत जनगणना होनी चाहिए, और जातिगत जनगणना के अनुपात में ठीक है, मैं लौट रहा हूँ। प्रमोद जी, जाति आपके लिए महत्वपूर्ण है, उनके लिए नहीं है, लेकिन ये जाति जनगणना की तो मांग करते हैं कांग्रेस वाले। प्रमोद जी, जी कुमार निषाद आप पर ही आरोप लगा रहे हैं। इनके लिए अगर जातिगत जनगणना बहुत महत्वपूर्ण है तो इनको प्रश्न करना चाहिए कि नेहरू जी ने उसका विरोध क्यों किया। इनको ये प्रश्न करना चाहिए और बताना भी चाहिए देश की जनता को कि 1989 में इनके ही प्रधानमंत्री स्वर्गीय जो भूतपूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी ने इसका विरोध किया और सदन में खड़े होकर के विरोध किया। अब आज ये कह रहे हैं जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी हिस्सेदारी। तो हमने तो इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन तक आरक्षण देने का प्रावधान किया, लेकिन ये बताएं कि इनके दो महत्वपूर्ण लोगों ने इसका विरोध क्यों किया था। और अब क्या जागरण हो गया इनके अंदर। हमेशा सिर्फ और सिर्फ राजनीति के लिए कार्य करना विशुद्ध राजनीति है। कोई देश के जनता तक सेवाओं और उनकी सेवा से कोई उसका अर्थ नहीं है। हर विषय राजनीतिक पर्यटन से संबंधित है, इसलिए ही तो सब सारी समस्या है। और अभी इन्होंने कहा कि 400 इसलिए चाहिए क्योंकि संविधान का संशोधन करके ये समाप्त कर दिया जाएगा। तो इनको बताना है ये तो कि मजरूर सुल्तानपुरी को एक शेर लिखने के लिए स्वर्गीय प्रधानमंत्री भूतपूर्व प्रधानमंत्री नेहरू जी ने जेल में डाल दिया था। इनको बताना है कि किशोर कुमार को बैन कर दिया गया था। इनको बताना है कि लोकतंत्र किस तरह से खतरे में आ गया था जब 2.5 वर्षों तक आपातकाल लागू कर दिया था। इनको बताना है कि जब पूजनीय बाबा भीम साहब अम्बेडकर ने और संविधान सभा के द्वारा दिया गया संविधान की प्रस्तावना। ठीक है, मैं एक सवाल महत्वपूर्ण है। कुमार निषाद जी, आपसे महत्वपूर्ण सवाल ये कि आपको अगर जातियों की जरूरत नहीं, आपको जातिगत वोट नहीं चाहिए, फिर आप जातीय जनगणना की मांग क्यों कर रहे हैं? फिर आप खुद कल कह रहे हैं राहुल गांधी के, आप भी बहुत सारे वीडियोस भी देख रहे होंगे कि भैया जिसकी जितनी हिस्सेदारी होगी हम पूरी जातीय जनगणना कराएंगे, सबके स्थिति को नापेंगे और देखेंगे, हम उसकी हिस्सेदारी बढ़ाएंगे। फिर आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? आप कहिए जो गरीब है सबको मिलेगा। सवाल मुझसे हुआ है जी, आप सुन पाए मेरे सवाल निषाद जी? कुमार निषाद जी, आप मेरे सवाल सुन पा रहे हैं? बिल्कुल मैंने सुना और मैंने समझा भी। मैं बताना चाहूंगा, यह जो आरक्षण की व्यवस्था है भारत के संविधान में, यह कोई गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम नहीं है। पहली बात तो ये स्पष्ट होनी चाहिए। यह जातिगत भेदभाव के आधार पर जिन जातियों के साथ भेदभाव हुआ, उनको अधिकार नहीं मिल पाए, ऐसी जातियों को चिन्हित करके उनको आरक्षण दिया गया। ऊंच नीच की व्यवस्था इस धर्म के आधार पर बनाई गई। इंसान को जानवर से भी बदतर दर्जा दिया गया धर्म के आधार पर, यानी कि इंसान को अछूत माना गया और उनको जो हक अधिकार मिलने चाहिए वो नहीं मिले। वो कांग्रेस पार्टी चाहती है इन सभी को इकट्ठा करके इन सबको आरक्षण मिलना चाहिए। सर क्यों नहीं मिले? सर लंबे वक्त से आप ही तो थे, ये तो 10 साल से लंबे वक्त से आप ही थे ना, क्यों नहीं दिला पाए? फिर थोड़े अक्षरों की गिनती हो सकती है,
तो जातियों की गिनती भी होनी चाहिए, उनको भी हक, हिस्सा और हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। इसमें क्या दिक्कत है किसी को? नहीं सर, दिक्कत नहीं है, आप क्यों नहीं दिला पाए इतने लंबे वक्त तक राज करने के बाद? मेरे सवाल बस ये है। समय पे आरक्षण लागू हुआ था और भारत का संविधान लागू हुआ, उस समय पर कांग्रेस की सरकार थी या भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी? कांग्रेस पार्टी ने सामाजिक न्याय की व्यवस्था के तहत शुरुआत से ही पक्षधर रही है। हम चाहते हैं कि इस देश के जिस प्रकार से अनुसूचित जाति के लोगों को, चलिए मैं ठीक है, मैं एक आखिरी रिएक्शन संदीप श्रीवास्तव जी से। संदीप जी एक रिएक्शन, जाति के नाम पर वोट पड़ेगा या जो अब तक 3 फेज हो चुके हैं, या आपको लग रहा है कि विकास के मुद्दे पर या मुद्दों पर जनता वोट कर रही होगी? क्योंकि ग्राउंड पर सर जातीय समीकरण दिखते हैं संदीप जी। नहीं, मुझे लगता है कि जाति के नाम पर वोट मुझे नहीं लग रहा है कि बहुत पड़ेगा। विकास एक बड़ा मुद्दा है, उसी पे वोट पड़ेगा। और जिस तरीके से योगी और मोदी की जोड़ी जो है वो पूरे देश और प्रदेश में काम कर रही, मुझे लगता है विकास ही आगे जाएगा और विकास के नाम पे ही इस बार भी वोट पड़ेगा। जयप्रकाश जी, विकास ही महत्वपूर्ण मुद्दा होगा, विकास के नाम पर बहुत बहुत शुक्रिया आपका संदीप जी, आपका भी। और हमारे साथ प्रमोद मिश्रा जी भी जुड़े, कुमार निषाद जी आप भी जुड़े, आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो यूपी मांगे उत्तर